गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉमन सेंस स्टेटमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं एंड दैट इज आवर फिफ्थ चैप्टर रिलेटेड टू अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज। तो देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे आप लोगों ने इस बुक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज क्यों किया जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर वेरियस टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज करने का जो नेक्स्ट टूल है दैट इज रेशियो, उसका नाम है रेशियो। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आती है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो किसे कहते हैं। देखो रेशियो की डेफिनेशन होती है रिप्रेजेंटिंग टू टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड रेशियो। जब आप दो न्यूमेरिकल फिगर्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। रेशियो की डेफिनेशन होती है रिप्रेजेंटिंग टू न्यूमेरिकल टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ each other is called ratio। जब दो न्यूमेरिकल टर्म्स को आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई अगर मान लो कोई फर्म ये कहती है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीस का है, दिस डाटा इज मीनिंगलेस इन इटसेल्फ। ये डाटा अपने आप में मीनिंगलेस है, ये आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ मैं आपको कह दूं कि फर्म की जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हमारे पास 20 लाख रुपीस थी। जो सेल है बिजनेस की वो 20 लाख रुपीस है और उसके ऊपर आप 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि 20 लाख के सेल पे 5 लाख का प्रॉफिट है, दैट इज 25% ऑफ सेल। यानी कि हमारे बिजनेस में हम सेल अमाउंट के ऊपर 25% का प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स थी, एक थी नेट प्रॉफिट और दूसरा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया दैट इज कॉल्ड रेशियो, उसे हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, देखो इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गेट मेनी टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई प्रकार के ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी कंपनी के द्वारा वेरियस टाइप ऑफ रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें हमारे पास ये तो रेशियो की डेफिनेशन हो गई। अब इसी में आता है कि रेशियो में भी एक्सप्रेस इन फॉलोइंग फॉर्मेट्स। देखो जैसे दो टर्मों के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना रेशियो कहलाता है ना। रेशियो को कई तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे पहला आता है प्रोपोर्शनेट और प्योर रेशियो। देखो एक होता है हमारे पास प्रोपोर्शनेट रेशियो, जैसे अगर हम दो टर्म्स को ऐसे दिखाएं 2:1, 4:3, 7:5, तो ये कहलाता है प्योर रेशियो। सेकंड आता है रेट इन फॉर्म ऑफ रेट, रेट के रूप में, इन फॉर्म ऑफ रेट। देखो अगर हम ऐसे लिखे दो टर्म्स के रिलेशन को 2 टाइम्स 4 टाइम्स तो वो रेट कहलाता है। भाई जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि एक बिजनेस के पास जो करंट एसेट्स है वो है 4 लाख रुपीस और इसकी जो करंट लायबिलिटी है वो है 2 लाख रुपीस। तो आप ये कह सकते हो कि जो करंट एसेट्स है दैट इज 2 टाइम्स एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। वो करंट लायबिलिटी के कंपैरेटिवली डबल है, 2 टाइम्स है, तो वो भी एक प्रकार का रेशियो है। तो रेशियो को टाइम्स में या रेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीसरा होता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करना। जैसे आप बिजनेस में, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाला, हम ही कहते हैं कि नेट प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। आपने दो चीजों का रिलेशन निकाला था, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, और उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। और एक होता है फ्रैक्शन के रूप में।
देखो कई बार हम दो टर्म्स के रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4/7 या 3/5 या 2/5, तो ये कहलाता है इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो चार तरीके से आप रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक प्योर रेशियो, सेकंड इन फॉर्म ऑफ रेट, थर्ड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज और फोर्थ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं देखो ये तो रेशियो को प्रेजेंटेशन करने का तरीका हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। देखो बेटा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है कि व्हेन ए फर्म कंपेयर इट्स बिजनेस रिजल्ट विद अदर फर्म्स रिजल्ट, इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। जब एक फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म से करती है तो उसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। जैसे एक्स लिमिटेड अपने बिजनेस रिजल्ट को वाई लिमिटेड से कंपेयर कर रही है, इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। एक होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। देखो टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब होता है कि व्हेन ए फर्म कंपेयर इट्स बिजनेस रिजल्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर विद एनी अदर फाइनेंशियल ईयर या विद इट्स ओन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। ज्यादा डिटेल में नहीं, केवल डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब इसके बाद एक दिया हुआ है बेंचमार्क। देखो ये टॉपिक हालांकि पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होने चाहिए। देखो बेटा, बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स विच वी वांट टू अचीव, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। भाई जैसे मान लो आपके स्कूल में आपसे पहले कोई फॉर्मर स्टूडेंट था जिसने +2 में 99% मार्क्स लिए। अब वो स्टूडेंट हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। टीचर्स कहते हैं देखो पिछले साल हमारे क्लास का टॉपर 99% का था, तो आप लोग भी कहोगे कि भाई हमें 99% या उससे ऊपर लेना है। तो 99% हमारे लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है, जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क कोई रेशियो हो सकता है, बेंचमार्क कोई सेल फिगर हो सकता है, बेंचमार्क कोई प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है, कोई भी आइटम जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, दैट मे बी कॉल्ड बेंचमार्क। ठीक है, देखो बेटा इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये कुछ नहीं पूछे जाते। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई आप रेशियो एनालिसिस क्यों करते हो, दो टर्म्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करके क्यों आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो। तो देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। देखो with the help of ratio analysis the weak point of the business can be find out and it more attention can be paid on this weak point। भाई आपको रेशियो की सहायता से पता चल जाएगा कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है जिसके ऊपर ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो आगे जाकर आप रेशियो के कुछ टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन, बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, बिजनेस की एक्टिविटी पोजीशन। एक्टिविटी पोजीशन का मतलब है हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज। भाई हमारे बिजनेस के जो रिसोर्सेज है उनका यूज हम कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो उसको एक्टिविटी कहा जाता है। इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी कि मेकिंग कंपैरिजन विद दैट ऑफ सम सेलेक्टेड फर्म इन द सेम इंडस्ट्रीज। देखो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब भी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी दूसरी फर्म से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेशियो इट वी इनेबल अस टू मेक ए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी कि रेशियो एनालाइज करके, रेशियो को कैलकुलेट करके हम दूसरी फर्मों से अपने बिजनेस रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। फिर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर आप टाइम सीरीज एनालाइज करना चाहते हो, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर रिजल्ट से अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन करना चाहते हो तो रेशियो आर हेल्पफुल। और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर, या फिर आप कह सकते हो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्लान्स। भाई प्लान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में रेशियो का यूज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखो थोड़ी इस चैप्टर में से
आज तक नहीं पूछी गई, रियली कोई कभी एक नंबर में थोड़ी आई हो तो आई हो, वरना नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो टॉपिक दिया हुआ है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, व्हाई वी कैलकुलेट द रेशियो, हम रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज आता है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्यादा डिटेल में नहीं, एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी एनालाइज इजीली। अभी मैंने बताया कि भाई हमने नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीस का कमाया, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनरिलीवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसी के साथ आप ये भी दिखा दो कि इस साल हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, भाई 20 लाख की सेल के ऊपर आप 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इट इज गुड, ठीक है, ये बेटर है। तो हम अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो फॉर दैट रेशियो एनालिसिस इज बेटर। सेकंड, सिग्निफिकेंस simplifications of accounting data. देखो sometimes the data is given in financial statements are very complicated. With the help of ratio analysis, these complicated data can be presented in simpler form. यानी कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। देखो एवरी बिजनेस फर्म वांट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स बिजनेस रिजल्ट विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर रिजल्ट और विद अदर फर्म्स रिजल्ट। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस कंपैरेटिव स्टडी बिकम्स पॉसिबल, कंपैरिजन करना पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। देखो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सम वीक एंड सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। With the help of ratio analysis, a business organization can spot its weak point and more attention can be paid on these weak point. इन weak point के ऊपर ज़्यादा attention, ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। Next, helpful in forecasting. देखो forecasting का मतलब होता है predicating the future. Future को predicate करना, future के बारे में अनुमान लगाना कि what is going to be happen in future. ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को अर्ली एंटिसिपेट करता है, जल्दी एंटिसिपेट करता है, दैट सर्वाइव, दैट विन द रेस इन द मार्केट। तो देखो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहता है, फ्यूचर एक्टिविटी को प्रेडिकेट करना चाहता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग को प्लान्स बना सके। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस इट बिकम्स इजी टू फोरकास्ट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को फोरकास्ट करना और उसके बिहाफ के ऊपर प्लान बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस। ट्रेंड का मतलब क्या होता है भाई, वेदर अवर बिजनेस इज प्रोग्रेसिव और नॉट। भाई हमारा बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव है या नहीं, ये जानना, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। तो देखो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो द ट्रेंड रिगार्डिंग वेरियस आइटम लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा। विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ वेरियस आइटम। रेशियो के थ्रू वेरियस आइटम्स के ट्रेंड को जाना जा सकता है। फिक्सेशंस ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स। देखो स्टैंडर्ड्स आर दोज पॉइंट विच वी वांट टू अचीव। जो चीज हमें अचीव करनी है वो हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। देखो विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी कैन डिसाइड द स्टैंडर्ड विच वी वांट टू अचीव। भाई जैसे मान लो इस साल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो 25% है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा ये प्रॉफिट का लेवल बेटर है, हम लोग इसी को अपना स्टैंडर्ड बना देंगे कि इन कमिंग फ्यूचर वी शुड अर्न 25% प्रॉफिट एज कंपेयर टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, दे आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ रेशियो। नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। देखो रेशियो एनालिसिस आल्सो मेक्स कंट्रोलिंग इजी। विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी कैन फाइंड आउट द वीक पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच में बी कंट्रोल। भाई किसी भी चीज को आप कंट्रोल तब करोगे व्हेन वी कम टू नो अबाउट इट। भाई किसी भी चीज के बारे में जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस द वीक पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एनालिसिस या लोकेटेड एंड दे कैन बी कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब होता है हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर in financial matter. देखो with the help of ratio analysis a business organization can know about its financial soundness and accordingly they can take the decision regarding to
फ्यूचर, रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान इन फ्यूचर। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियोज की लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है? तो देखो, अगर हम अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशंस आती है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो या फॉल्स रिजल्ट। देखो बेटा, रेशियो एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोग जो रेशियो एनालिसिस करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए डाटा के बिहाफ पर करते हैं। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंट रॉन्ग इंफॉर्मेशन, द रेशियो एनालिसिस विल आल्सो बी रॉन्ग। यानी कि इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, द रेशियो एनालिसिस विल आल्सो बी रॉन्ग। रेशियो एनालिसिस भी आपका गलत हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो, एज वी हैव स्टडीड that ratio analysis is used to make the comparative study. A business firm compare its business result with other firms result or with its own past year result. यानी कि कोई भी फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन अपने ही पास्ट ईयर रिजल्ट या दूसरी फर्मों के रिजल्ट से करती है। If a firm is adopting different accounting policies in different accounting period or two different firms adopt two different policies, then their कंपैरिजन विल इनरिलेवेंट। भाई, अगर दो फर्में या किसी भी एक फर्म के दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग अलग अलग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में कंपैरिजन विल नॉट बी रिलेवेंट। कंपैरिजन रिलेवेंट नहीं होगा, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन बिकम इनरिलेवेंट इफ टू फर्म्स आर अडॉप्टिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस बिकम्स लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। देखो बेटा, व्हेन यू फाइंड आउट द रेशियो एनालिसिस या यू मेक द रेशियो एनालिसिस ऑफ टू डिफरेंट ईयर, एट दैट टाइम द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखो, रेशियो एनालिसिस करते समय प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को एनालाइज नहीं किया जाता, प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मैं ये कहता हूं कि लास्ट ईयर हमारी सेल थी 5 लाख रुपीस की, करंट ईयर में हमारी सेल हो गई 6 लाख रुपीस की। कोई भी कहेगा यू आर ए गुड बिजनेसमैन। लेकिन लास्ट ईयर प्रोडक्ट का प्राइस था ₹10, करंट ईयर में प्रोडक्ट का प्राइस है ₹15। ठीक है, अब आप देखो 10 रुपीस के हिसाब से मार्केट में आपने 5 लाख की सेल अर्न करने के लिए 50,000 प्रोडक्ट को सेल आउट किया और 15 रुपीस के हिसाब से 6 लाख की सेल करने के लिए आपने 40,000 प्रोडक्ट सेल आउट किए। तो ठीक है, सेल्स का अमाउंट तो आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन आपका जो सेल्स वॉल्यूम है दैट वाज रिड्यूस। पिछले साल आपने 50,000 प्रोडक्ट बेचे, इस साल आपने 40,000 प्रोडक्ट बेचे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेल कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। सच टाइप ऑफ चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। भाई, प्राइजेज में जो चेंज हुआ है उसके इफेक्ट को रेशियो एनालिसिस करते समय इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भी है रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। देखो, रेशियो एनालिसिस में बी मिसलीडिंग इन एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। एब्सोल्यूट डाटा के अभाव में जो रेशियो एनालिसिस होता है वो इनइफेक्टिव होता है। भाई, कोई बंदा ये कहे कि इस साल मैंने अपनी सेल पे 50% का प्रॉफिट अर्न किया, मेरी जो सेल थी उसका मेरा 50% प्रॉफिट था। कोई भी बंदा इस डाटा को देखेगा तो ये कहेगा यार यू आर ए गुड बिजनेसमैन, आप 50% का प्रॉफिट अर्न करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि भाई इस साल हमारे बिजनेस में टोटल 500 रुपीज की सेल हुई थी जिसके ऊपर मैंने 250 कमाए। ठीक है, अब आप सोचो क्या इंफॉर्मेशन है। भाई ठीक है, 500 की सेल करके 250 कमा लिया, अगर परसेंटेज में इसको काउंट करें तो आप कह सकते हो कि आपने 50% प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन क्या ये प्रॉफिट मैटर करता है? भाई हो सकता है पूरी साल आप अपनी दुकान पे बैठे हो, भूले भटके कोई एक ऐसा कस्टमर आ गया जिसको आपने 250 का सामान 500 में सेल कर दिया, वो आपसे इग्नोरेंस की वजह से या जल्दबाजी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से खरीद के लेके चला गया। आपने 50% प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये प्रॉफिट इनरिलेवेंट है, यू आर नॉट ए गुड बिजनेसमैन। इसलिए क्या होता है कि रेशियो एनालिसिस आर बेनिफिशियल, यूजफुल ओनली व्हेन द एब्सोल्यूट फिगर्स आर आल्सो प्रेजेंटेड। भाई जब आप एब्सोल्यूट डाटा और रेशियो डाटा दोनों को दिखाओगे तो रेशियो की इंपॉर्टेंस है, वरना नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। देखो एक सिंगल रेशियो का लिमिटेड यूज होना। देखो इफ with the help of financial statement only a single type of ratio is calculated it will have limited uses। यानी कि अगर आप एक ही रेशियो निकालोगे तो उसका बहुत ही लिमिटेड यूज है। रेशियो एनालिसिस आर बेनिफिशियल ओनली व्हेन मोर देन वन रेशियो इज कैलकुलेटेड। अगर आप बहुत सारे रेशियो निकालोगे तो रेशियो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेटर होगा, अदरवाइज ए सिंगल रेशियो हैव लिमिटेड यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडो ड्रेसिंग, दिखावा करना। देखो समटाइम आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग एंड अकाउंटेंट मैनिपुलेट्स द अकाउंट एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट। एज ए रिजल्ट द रेशियो एनालिसिस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग एंड दे विल प्रेजेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विंडो ड्रेसिंग से इफेक्टेड है, अकाउंटेंट ने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू जो इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट करोगे दैट विल आल्सो बी फॉल्स, वो इंफॉर्मेशन भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। देखो बेटा रेशियो एनालिसिस करने के लिए आप लोग कुछ स्टैंडर्ड्स का यूज करोगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। भाई हमने निकाल लिया कि हमारा करंट रेशियो 3:1, आगे जाकर जैसे आप रेशियो पढ़ोगे तो उसमें एक रेशियो आएगा करंट रेशियो। आपने मान लो अपना निकाला कि करंट रेशियो 3:1 है, इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो बताया गया है 2:1। तो क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रेशियो। भाई स्टैंडर्ड रेशियो को कैसे डिटरमाइन किया जाए? इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट। उसके बाद इग्नोरेंस क्वालिटेटिव फैक्टर। देखो इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स में प्रेजेंट की जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और अच्छा बुरा, हार्मोनियस रिलेशनशिप, मैनेजमेंट का ग्रेजुएट होना, क्रेडिटर से कंटिन्यूअस मटेरियल सप्लाई होने का कॉन्ट्रैक्ट होना, सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। While doing the ratio analysis, only the quantitative informations are given importance, qualitative aspects are ignored। यानी कि जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती है उनको इग्नोर किया जाता है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। उसके बाद रेशियो एलोन आर नॉट एडुकेट फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन। देखिए समटाइम ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस you find out some conclusion, you take some decision, but along with the help of ratio a final conclusion can't be derived। यानी कि रेशियो की सहायता से फाइनल कंक्लूजन ड्राइव करना पॉसिबल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बियास ऑफ एनालिस्ट। देखो एनालिस्ट वो होता है जो एनालिसिस करता है, ठीक है। समटाइम बाय डूइंग द एनालिसिस द एनालिस्ट मेक्स हिज पर्सनल जजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल जजमेंट द रेशियोज आर आल्सो अफेक्टेड। भाई पर्सनल जजमेंट की वजह से भी हमारा जो रेशियो एनालिसिस होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, मतलब एडुकेट नहीं होता, ठीक। तो देखो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शंस पे आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो। रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी टाइप्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा वैसे तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप्स के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस रेशियो में बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। आप रेशियो को 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। डिटेल में ना जाकर सीधा हम एक एक रेशियो पर आते हैं। देखो हमारे पास रेशियो एनालिसिस में जो फर्स्ट रेशियो है उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, देखो बेटा लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, या लिक्विडिटी रेशियो आप किस लिए कैलकुलेट करते हो? देखो लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियो विच रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी कि ये वो रेशियो होते हैं जो किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी रेशियो a business firm can calculate whether it is capable to make the payment of its current liabilities on time or no। यानी कि इस रेशियोज की सहायता से
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जान सकता है कि वेदर इट इज कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी ऑन टाइम और नो। यानी कि इस रेशियो से ये पता चलता है कि हम लोग अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं इन शॉर्ट रन। देखो, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आपको बिल्डिंग मशीन फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है कि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। तो हमारे पास इतनी सफिशिएंट करंट एसेट्स होनी चाहिए जिसको आप कैश में कन्वर्ट करके अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सको। तो विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी रेशियो वी कैन ascertain whether we are capable to make the payment of our current liabilities on time or not। भाई, क्या हम अपनी करंट लायबिलिटी को टाइमली पे कर पाएंगे या नहीं, इसको जानने के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो में यानी कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि such type of ratio is calculated to know short term solvency position of company। फर्म, short term solvency of firm, यानी कि इस प्रकार के जो रेशियो होते हैं वो किसी भी बिजनेस फर्म के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं कि वेदर इन शॉर्ट रन फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, वेदर इट विल बी कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑन टाइम और नॉट। यानी कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको जानने के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकाले जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में 2 प्रकार के रेशियो आते हैं। देखो, बेटर होगा सभी स्टूडेंट जो रेशियो के फार्मूले लिखवाए जा रहे हैं उन सबके नोट्स बना लें एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे। आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग के 5 या 6 पेज आप रेशियो के फार्मूले लिखने के लिए स्पेस छोड़ दें, ताकि जैसे ही आपका पर्टिकुलर रेशियो के बारे में बताया जाए आप स्पेस पे उसको लिख के फ्यूचर में लर्न करने में हेल्पफुल होंगे। तो देखो बेटा, लिक्विडिटी रेशियो में हमारा जो फर्स्ट रेशियो आता है इसका नाम होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो, इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला है दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखो, इस रेशियो को निकालने के लिए करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया जाता है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इट मींस इस रेशियो को निकालने के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको चाहिए करंट एसेट्स और दूसरी चाहिए करंट लायबिलिटी। हालांकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी जिसकी सहायता से आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करोगे। वैसे तो उनके लिए सेपरेट कॉलम होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको बैलेंस शीट ना देके डायरेक्टली कुछ वैल्यूज दी जाए। तो इसमें ध्यान रखना कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती है आप सभी को पता है। भाई, करंट एसेट्स मींस ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिस एसेट्स को विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो सारी करंट एसेट्स कहलाती है। जिसमें कौन कौन सी एसेट शामिल होगी? कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस प्लस डेटर्स एंड पीआर। डेटर्स प्लस पीआर। अच्छा, कई बार क्या होता है इन दोनों का नाम आपको पता है, डेटर प्लस पीआर दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री जिसको स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। लेकिन आपको पता है जैसे इन्वेंट्री में हम लोग लूज टूल्स को शामिल करते हैं, छोटे औजारों को। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें जो लूज टूल्स होते हैं जैसे हथौड़े पेचकस, ये लूज टूल्स कहलाते हैं। ये सारे इन्वेंट्री के पार्ट हैं। लेकिन जब हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट्स में इन चीजों को शामिल नहीं किया जाता।
तो अगर किसी क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखी है तो उसमें से ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, इनको शामिल नहीं करना, ठीक है। जनरली यही कुछ करंट एसेट्स होती है, और भी कोई आएगी तो बाय नेम हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी करंट एसेट्स है। उसके बाद हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज। दूसरा आइटम है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब आपको पता है कि दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। जिस लायबिलिटी को आपको विद इन 1 ईयर पे करना है वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम शामिल हो गए भाई, हमें पता है कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए। आप यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अच्छा, आपको पता है क्रेडिटर प्लस बीपी दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल्स। तो कई बार क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स दिए जाते हैं प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर आपने कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना रखा है लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आ जाएंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। प्लस कॉल्स इन एडवांस, अगर किसी शेयर होल्डर ने फ्यूचर में पे की जाने वाली किसी भी कॉल्स की पेमेंट एडवांस में कर दी, कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। इसी प्रकार अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, ठीक है। अनपेड डिविडेंड हो गया। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। प्लस अदर करंट लायबिलिटी, अगर इसके अलावा भी कोई और है तो वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे अदर करंट लायबिलिटी के नाम। तो इस तरीके से करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। दो चीजें आप कैलकुलेट करोगे, पहले आप करंट एसेट्स निकालोगे, फिर आप करंट लायबिलिटी निकालोगे। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करोगे, दैट विल बी योर करंट रेशियो, वो आपका करंट रेशियो कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो आइडियल रेशियो है, आइडियल रेशियो, दैट इज डिटरमाइंड 2:1, यानी कि वो 2:1 माना गया। लोग कहते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के कंपैरेटिवली एटलीस्ट डबल होनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज गुड। अगर हमारा करंट रेशियो 2:1 से कम आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारे बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज नॉट गुड, वो ज्यादा अच्छी नहीं। इस तरीके से आप करंट रेशियो को निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। देखो, इसी फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन फर्स्ट, जिसमें कह रहे हैं भाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। भाई पहले आप करंट रेशियो निकालो और फिर उसके ऊपर अपना कमेंट भी दो। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो निकालना है, फार्मूला लिख दो। करंट रेशियो इज इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर करंट रेशियो, ठीक है। अब इसमें दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए करंट एसेट्स, पहले आप करंट एसेट्स को निकालो। करंट एसेट्स कौन कौन से आइटम करंट एसेट्स में आएंगे? देखो, एक एक आइटम को देखो। सबसे पहले दिया हुआ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा। फिर दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट,
तो करंट एसेट्स का पहला आइटम आ गया करंट इन्वेस्टमेंट प्लस, फिर दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज आल्सो ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, लेकिन इसमें क्या रखा है इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ ₹50,000। भाई हमारे पास जो इन्वेंट्री दी गई है उसमें 50,000 के लूज टूल शामिल है, यानी कि 50,000 लूज टूल्स की वैल्यू है। जबकि मैंने बताया कि करंट एसेट्स निकालते समय उसमें लूज टूल शामिल नहीं होंगे, तो इस लूज टूल्स को हटा देंगे। तो यहाँ पे प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में लिख दो एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, लूज टूल्स को छोड़ के, ठीक है। प्लस ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम है, दोनों को अलग अलग दिखाया है, या तो एक साथ लिख दो ट्रेड रिसीवेबल या फिर दोनों को अलग अलग लिख दो सन्डी डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस, फिर दिया हुआ ट्रेड पेबल्स, ये शामिल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, कैश एंड बैंक बैलेंस, इट इज आल्सो ए करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस ये सारी करंट एसेट्स है। टोटल करो कितना रहे भाई, करंट इन्वेस्टमेंट थे 40,000 के, इन्वेंट्री कितने की थी 280 के, जिसमें 50,000 के लूज टूल्स हटा दो तो इन्वेंट्री कितने की बच गई 2,30,000, प्लस डेटर है 160 के, प्लस बिल्स रिसीवेबल आपके पास है 20,000 का, प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस वो है 30,000। तो ये सारा टोटल मिला के कितना आ गया 270, 430, 450, 480, 4,80,000। सारी की सारी करंट एसेट्स मिला के 4,80,000 की है। एक चीज आपने निकाली। दूसरा आपको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी के रूप में क्या क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्री नहीं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड पेबल्स, जिसमें दो आइटम है, एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस दूसरा आइटम है बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है, प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दो, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारे करंट लायबिलिटी। टोटल करो इनका कितना रहे भाई, सन्ड्री क्रेडिटर आपके पास था 1,20,000, बिल्स पेबल आपके पास है 10,000 रुपीज, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आपके पास है 50,000 की, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये है 20,000। टोटल करोगे 130, 180 प्लस में 2 लाख रुपीस। करंट लायबिलिटीज आपके पास 2 लाख रुपीस की आ गई। 4,80,000 की हमारे पास थी करंट एसेट्स, 2 लाख रुपीस की हमारे पास है करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, करंट रेशियो। करंट रेशियो फार्मूला आपने ऊपर लिख ही दिया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 2 लाख। डिवाइड करो, 48 को 20 से डिवाइड करोगे 2.4 और रेशियो 1। जितने भी लिक्विडिटी रेशियो होंगे वो प्योर रेशियो के रूप में प्रेजेंट करो। 2.4 रेशियो 1 कंप्लीट डिवाइड करना है, 2.4 रेशियो 1। भाई 48 को 20 से डिवाइड कर लो, 2.4 रेशियो 1। दिस इज योर करंट रेशियो, ये आपका करंट रेशियो है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में ये भी कहा गया था गिव कमेंट ऑन इट। भाई इसके ऊपर आप अपना कमेंट भी दीजिए। तो कमेंट के रूप में आप क्या कहेंगे, भाई आप देखो कि आपका जो करंट रेशियो है वो 2.4 रेशियो बना है, आपका
करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या बताया गया था, 2:1। तो इसका मतलब ये जो करंट रेशियो है ये अपने आइडियल रेशियो से बेटर है। अगर आइडियल रेशियो से अच्छा हो तो हम क्या कहेंगे कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज बेटर। तो आप नीचे कमेंट लिख देना, यहां पे कमेंट लिख के, पूछा गया इसलिए लिख रहे हैं, नहीं पूछते तो नहीं भी लिखते। आप इसमें लिखना, सिंस करंट रेशियो इज बेटर देन इट्स आइडियल रेशियो, करंट रेशियो इज बेटर देन इट्स आइडियल रेशियो, देयरफॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज बेटर। कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है, गुड। क्लियर है भाई, आगे समझ में। तो इस तरीके से आपको करंट रेशियो निकालना, ठीक है बेटा, क्लियर। तो देखो आज के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस कीजिए, इस फार्मूले को पढ़िए, कल से हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।